नमस्कार। SRM डिजी ज्ञान में आपका स्वागत है। आज आपके सामने लेकर आया हूँ मैं राजनीति विज्ञान का चैप्टर 2 दूसरा भाग है, और जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण और त्यागपत्र के बारे में हम सीखेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं एक बात ये बता दूं कि मेरे जो चैनल की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, और वहां से आप इस वीडियो की जो ये PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। और उस PDF पे मेरे 2 लिंक दिए हुए हैं। उस लिंक के माध्यम से आप ये 2 लिंक दिए हुए हैं, इनमें सीधे चैनल पर जाना चाहते हो तो आप ऊपर वाला जो क्लिक किया है वहाँ पर क्लिक करना, और मेरे जो पॉलिटिकल साइंस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है उस प्लेलिस्ट में जाना चाहते हो तो आप क्लिक ईयर सेकंड जो क्लिक ईयर वाला उस पर आप टच करें। वो PDF पर होना चाहिए, और टच करते ही आप सीधा मेरे चैनल पर पहुंचेंगे और वहां से और भी जो नए आने वाली वीडियो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। और नए आने वाली वीडियोज़ सूचनाएं जो भी विद्यालय से संबंधित और आपके अनेक शिक्षक शिक्षार्थी से संबंधित वीडियोज़ है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके वहाँ से भी PDF प्रश्नोत्तरी प्राप्त कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति पद के लिए कुछ तथ्य क्या है। कई तथ्य ऐसे होते हैं राष्ट्रपति पद के लिए जिन पर हम चर्चा करते हैं। तो क्या आंग्ल भारतीय सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं? एक इससे पहले प्रश्न ये बना रहा कि जो मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकते। जी हाँ, आपके ध्यान में होगा राष्ट्रपति चुनाव में भाग कौन नहीं ले सकते, तो उसमें एक नाम आया था मनोनीत सदस्य। और जो आंग्ल भारतीय सदस्य होता है वो मनोनीत सदस्य होता है, और इसके कारण उनको क्या वंचित कर दिया गया था, वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। ये बात एकदम ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर पूछा कि आंग्ल भारतीय सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं, तो उत्तर हमारा क्या होगा? हाँ, ले सकते हैं, मगर क्या होना चाहिए? वो निर्वाचित होना चाहिए, मनोनीत नहीं होना चाहिए। अगर मनोनीत है तो नहीं ले सकते, अगर निर्वाचित है तो ले सकते हैं। तो चर्चा ये थी कि पहले भी कभी किसी ने लिया है, तो पहला क्या है? प्रथम एंग्लो इंडियन जिसने राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया था। आंग्ल भारतीय सदस्य कौन था जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया था? ऐसा पहला कोई सदस्य है? तो उसका जवाब ये था, डेरेक ओ ब्रायन नाम से है। क्या नाम है उसका? डेरेक ओ ब्रायन। और वो कहाँ के थे? पश्चिम बंगाल से थे, और तृणमूल कांग्रेस से निर्वाचित हुए थे। तृणमूल कांग्रेस की अभी कौन है सुप्रीमो? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी की जो पार्टी तृणमूल कांग्रेस है उससे वो डेरेक ओ ब्रायन है, वो राज्यसभा में निर्वाचित हुए थे, और उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया था। समझ में आ गई? अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न ये है कि अगर किसी राज्य की विधानसभा भंग है, लोकसभा भंग है, अथवा विधानसभा लोकसभा दोनों ही भंग है, तब राष्ट्रपति का चुनाव होगा या टाला जाएगा? पहली बात, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लग सकते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य भाग ले सकते हैं। ये बात होती है। तो उसमें ये आया कि अगर किसी राज्य की विधानसभा भंग है, लोकसभा ही भंग है, अथवा विधानसभा लोकसभा दोनों भंग है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? राष्ट्रपति का चुनाव होगा या टाला जाएगा? तो उसका मतलब ये हुआ, राष्ट्रपति का चुनाव है वो होगा। जी हाँ, राष्ट्रपति का चुनाव होगा, और वो भी कब होगा? एकदम तय समय सीमा पर होगा। और वो कौन करवाएंगे? वो राज्यसभा के प्रतिनिधि द्वारा
राज्यसभा के प्रतिनिधि द्वारा संपन्न करवाई जाएगी। कौन करवाएंगे? वो राज्यसभा के जो प्रतिनिधि हैं वो करवाएंगे। अगर किसी राज्य की विधानसभा भंग है, लोकसभा भंग है, अथवा विधानसभा लोकसभा दोनों भंग है, तब राष्ट्रपति का चुनाव होगा या टाला जाएगा? तो इसका उत्तर क्या होगा? जी हाँ, विधानसभा का चुनाव है वो होगा, और वो भी तय समय सीमा पर होगा और राज्यसभा के प्रतिनिधि के द्वारा करवाया जाएगा। चलो आगे चलते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए कुछ और तथ्य अपन पढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो तथ्य हैं, राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना जारी कौन करता है? राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग जारी करता है। जी हाँ, पहले ये देख लेना, राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी कौन करता है? तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग भी दो प्रकार के होते हैं, केंद्रीय निर्वाचन आयोग और एक होता है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग वो राज्यसभा जो अपने राज्यों के चुनाव करवाता है, और जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है वो जो बड़े चुनाव होते हैं लोकसभा के, विधानसभा के, वो चुनाव है केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होते हैं? ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये प्रश्न अपनी एक दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होते हैं? लोकसभा राज्यसभा के महासचिव होते हैं। जी हाँ, कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव। लोकसभा या राज्यसभा के महासचिव है वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के क्या होते हैं? अधिकारी होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी थे। अगला 2017 के राष्ट्रपति चुनाव निर्वाचन अधिकारी कौन थे? जो अभी पीछे का जो राष्ट्रपति का चुनाव आता तो उसमें निर्वाचन अधिकारी हमारे कौन थे? तो 2017 के निर्वाचन अधिकारी, चुनाव के निर्वाचन अधिकारी स्नेहलता श्रीवास्तव थी। कौन थी? स्नेहलता श्रीवास्तव, जो क्या थी? लोकसभा महासचिव। और ये होते कौन है लोकसभा महासचिव? ये राजनीतिक पद होते हैं या प्रशासनिक पद होते हैं? इसके बारे में आप क्या सोचेंगे? लोकसभा या महासचिव, जो राज्यसभा के महासचिव होते हैं वो कौन होते हैं? एक IAS होता है, प्रशासनिक पद होता है। ये क्या होता है? ये प्रशासनिक पद होता है। जी हाँ, तो स्नेहलता श्रीवास्तव 2017 के राष्ट्रपति चुनाव, जो अभी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। और रामनाथ जी कोविंद ने किसको हराया था, आपको पता है क्या? बाबू जगजीवन राम की बेटी थी मीरा कुमार, जो उससे पहले UPA सरकार में क्या रही थी? स्पीकर थी, उसे इस चुनाव में हराया था। चलो आगे चलते हैं। अनुच्छेद 379 में अंतरिम संसद के गठन का प्रावधान था, जिसने 1952 तक कार्य किया। अभी हम आपको लेकर चलते हैं 379 और 380, ऐसे दो अनुच्छेद है। 379 और ये 380 दो अनुच्छेद इस पर लेकर चलते हैं। और ये अनुच्छेद है, अब उनको क्या कर दिया? निरसन में कर दिया, निरसन। इसको क्या कर दिया है? निरसन में। निरसन में क्या होता है? इनको अब समाप्त कर दिया है। क्या कर दिया? इसको समाप्त कर दिया है। और ऐसा क्या था इसमें? ऐसा था अनुच्छेद 379 में अंतरिम संसद के गठन का प्रावधान था। अंतरिम जो संसद होती है ना, उसके गठन का प्रावधान था। और जिसने 1952 तक कार्य किया था। जो ये अंतरिम संसद का गठन हुआ था वो कितने तक काम किया था? 1952 तक किया था, यानी पहली बार जो चुनाव हुए था ना तब तक उन्होंने काम किया था। और अनुच्छेद 380 में क्या था? संविधान सभा के द्वारा भारत के जो संविधान सभा के सदस्य थे, किसके? जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन सदस्यों के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रावधान था। इसमें धारा 300 जो अनुच्छेद 380 था, अनुच्छेद 380 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान था। और ये क्या थी? काम चलाऊ सरकार होती थी। काम चलाऊ सरकार समझ रहे हैं आप? कि इनसे ज़्यादा कुछ नहीं, केवल इनसे काम ही चलाया जा रहा था। पूर्ण रूप से ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी। अगला क्या है? इन अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और इन अनुच्छेद के सारे से इन अनुच्छेद 379 और 380 के द्वारा जो राष्ट्रपति बने थे वो कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और 24 जनवरी 1950 को बने थे। कब बने थे वो? 24 जनवरी 1950 को बने थे। याद रखना, ध्यान में रखना, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अनुच्छेद 379 और 380 के द्वारा राष्ट्रपति भारत के बने थे। आगे फिर क्या हुआ था? 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा उक्त दोनों अनुच्छेदों को समाप्त कर दिया गया था। इनको निरसन में डाल दिया गया था और ये समाप्त हो गए थे। क्या हो गए थे? एकदम समाप्त कर दिया गया था। कब कर दिया गया था इनको समाप्त?
7वें संविधान संशोधन 1956 को। कौन कौन से अनुच्छेद को? 379 और 380 को। धन्यवाद। अब आगे चलते हैं अपन राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कुछ तथ्य और भी जो अपन क्या है कि बहुत अहम जानकारियां हैं वो आपके लिए मैंने तैयार किया है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जानकारियां हैं वो ऐसा है कि अगर अपन उसको देखते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तेरह मार्च 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। तो वो तो पहले तो वो कौन सी थी? वो अपने संसदीय सदस्यों के द्वारा उनका जो गठन किया गया था, राष्ट्रपति को पद बना वो किया गया था। उसके बाद में 13 मार्च 1952 को, वो कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। और ये 13 मार्च 1952 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। ये बहुत बड़ी चीज़ है ना। 13 मार्च प्रथम बार निर्वाचित राष्ट्रपति कब बने थे? 13 मार्च 1952 तक बने थे। और कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है निर्वाचन अधिकारी HVR अयंगर थे जी। और उस समय निर्वाचन अधिकारी कौन थे? उस समय 13 मार्च 1952 को जब वो शपथ ली थी तो उस समय राष्ट्रपति थे HVR अयंगर। जी हाँ, HVR अयंगर थे। और वो क्या थे? संविधान सभा के सचिव थे। HVR अयंगर थे, वो क्या थे? संविधान सभा के सचिव थे। और उसके बाद में चलते हैं अपन अनुच्छेद 71 पर चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 71 है वो राष्ट्रपति और या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा जो कौन करता है? अनुच्छेद 71 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा है वो उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय करता है। या उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय है जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, वो इस जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से चुनाव संबंधी जो विवाद होते हैं उनका निपटारा करते हैं। और अनुच्छेद 360 में शपथ के बारे में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 360 में शपथ के बारे में कुछ बातें और बताई गई है, उसको अपन देखते हैं। राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है। राष्ट्रपति की शपथ का जो प्रारूप है वो तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है। पहली बात, राष्ट्रपति की शपथ को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश HV कामत के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की शपथ में ईश्वर शब्द उल्लेखित किया गया है। राष्ट्रपति की शपथ में जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? HV कामत थे। HV कामत है तो उनके प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की शपथ में पहली बार जो ईश्वर शब्द जोड़ा गया था, ईश्वर शब्द का उल्लेख किया गया था, उससे पहले ऐसा नहीं था। ईश्वर शब्द जो है वो ऐसा नहीं था। राष्ट्रपति के जो HV कामत न्यायाधीश थे अपने CJI सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे ना CJI HV कामत, उनके प्रस्ताव पर ये ईश्वर शब्द का उल्लेख किया गया था। इससे पहले ऐसा नहीं था। राष्ट्रपति की शपथ है वो 25 जुलाई को ली जाती है। ये ध्यान में रखना बात है। अब प्रश्न आ सकता है भाई कि राष्ट्रपति की शपथ है वो कब ली जाती है? तो 25 जुलाई को ली जाती है, जो कि एक परंपरा है। जो कि क्या है? एक परंपरा है, संवैधानिक बाध्यता नहीं है। जी हाँ, जो एक क्या है? परंपरा है और वो संवैधानिक बाध्यता नहीं है। ऐसा कोई संविधान में प्रावधान नहीं है कि वो आपको 25 जुलाई को ही लेनी अनिवार्य है, बल्कि वो क्या है? एक प्रकार की परंपरा है। आगे देखते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न आपके लिए बने हैं और उन प्रश्नों का समावेश हमने किया है। वो आपके इस यहाँ से मतलब शानदार प्रश्न बनेंगे और शानदार प्रश्न आपके लिए मैंने इसमें क्या है कि शामिल किए हैं। राष्ट्रपति चुनाव एक नज़र में देखना। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित जानकारियां दी गई है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो कितना किया गया है? पद ग्रहण से 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। पद ग्रहण करने के बाद में वो चाहे कभी भी पद ग्रहण करे, किसी राष्ट्रपति के विशेष कार्यकाल के बाद करे तो भी वो 5 वर्ष पूर्ण तक काम करेगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। लेकिन
उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। उपराष्ट्रपति है, इसकी सूचना किसको देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को देगा, यानी स्पीकर को देगा। अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको? अब ये दिमाग प्रश्न आ गया कि अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को ही देगा। उपराष्ट्रपति को ही देगा, क्योंकि त्यागपत्र हमेशा पद को संबोधित करते हुए दिया जाता है, व्यक्ति को नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात आई है कि त्यागपत्र हमेशा पद को संबोधित करते हुए दिया जाता है, व्यक्ति को संबोधित करके नहीं दिया जाता है, ये बात है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 56 व अनुच्छेद 61 दोनों के अनुसार महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्या है? राष्ट्रपति को अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 61 आप अपन क्या होते हैं, कई बार जो मति भ्रम में आ जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि राष्ट्रपति को जो हटाने की जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो 56 में है या 61 में है। अब यहाँ पर आपकी कन्फ्यूजन में थोड़ा दूर करने का प्रयास करूँगा कि अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 61 दोनों के अंदर इसकी दी हुई है, और वो क्या क्या दिया हुआ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है? महाभियोग का मतलब होता है राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। तो वो अनुच्छेद 56 में तो ये बताया गया कि राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। ये जानकारी दी गई अनुच्छेद 56 में कि राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। ये किस में दिया गया? अनुच्छेद 56 में। और अनुच्छेद 61 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि महाभियोग जो किस प्रकार से लाया जा सकता है, क्या इतना इसका वो बहुमत होना चाहिए और क्या इसमें होना चाहिए, जो सारा डिटेल्ड है वो अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 56 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। बस इतना ही इसमें चर्चा में है, ये चीज़ आपके थोड़ी सी ध्यान में होनी चाहिए। जी हाँ, अब चलते हैं अपन आगे राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में और पढ़ते हैं राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में। राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में भी बहुत अच्छी जानकारी अपने को मिलेगी, और ये बहुत अच्छा एक मैंने प्रयास किया था आपके लिए लेकर आए। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो 6 माह में चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है किसी प्रकार से, मान लो राष्ट्रपति की सामयिक जो मृत्यु हो जाती है, तब वो क्या चाहिए, तो 6 माह में चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। 6 माह में कितने महीने में? 6 माह में चुनाव करवाना अनिवार्य होता है एकदम। और यह चुनाव शेष समय के लिए नहीं, ये बात ध्यान में रखना, यह चुनाव है वो शेष समय के लिए नहीं होंगे, बल्कि पूरे 5 वर्ष के राष्ट्रपति की पदावधि की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष की होती है। तो ये शेष समय के लिए नहीं होगा, पूरे 5 वर्ष के लिए होगा। अगला क्या? भारत में अगर राष्ट्रपति का चुनाव रिक्त हो जाए तो चुनाव तक कार्यभार भारत में अगर राष्ट्रपति का पद, माफी चाहते हैं यहाँ पर, ये चुनाव नहीं, यहाँ पर पद शब्द है। भारत में अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो नए चुनाव तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। भारत में अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो नए चुनाव तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। जी हाँ, इसमें थोड़ा सा त्रुटि सुधार है, आपको पीडीएफ है वो थोड़ी सी अच्छी ढंग से मैं इसमें संशोधन करके भिजवा दूंगा। इसमें क्या है कि अगर भारत में अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो नए चुनाव तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति है वो कार्य करेंगे। और यूएसए में क्या होता है? यूएसए जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में शेष समय के लिए कार्य करता है। वहाँ क्या होता है, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है ना, तो उपराष्ट्रपति होता है वो शेष समय के लिए जो कार्य करेगा उपराष्ट्रपति। लेकिन वहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव वो प्रत्यक्ष प्रणाली से जनता के द्वारा होता है ना, अपने यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से जो जनप्रतिनिधि है ना वो करते हैं। अगला अनुच्छेद 65 में क्या दिया है? अनुच्छेद 65 के बारे में देखते हैं। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 65 में ऐसा प्रावधान किया गया है कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। इस दरमियान उपराष्ट्रपति को वो सभी शक्तियां
प्राप्त होगी। इस दौरान उपराष्ट्रपति को वो सभी शक्तियाँ क्या होगी, प्राप्त होगी जो राष्ट्रपति को होते हैं, यानी उनके अधिकारों में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होगी। कार्यवाहक जो होते हैं उनके पास सभी प्रकार के वो अधिकार होंगे। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में क्या दिया है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो सीजेआई है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, वो राष्ट्रपति के पद को संभालेंगे। अगर राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में ऐसा प्रावधान है, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम में कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त है तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी सीजेआई है वो इसको संभालेंगे। और सीजेआई का पद रिक्त है यानी सीजेआई का मतलब ये है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं है, मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश है वो इसको संभालेंगे। जी हाँ, सीजेआई का पद रिक्त है तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश है वो इसको संभालेंगे। ये किसमें दिया गया, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के इसमें प्रावधान ऐसा किया गया अधिनियम के अंतर्गत। तो समझ में आपको आया होगा। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर से इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार की अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको पसंद आए तो आपको मैं और भी अच्छे वीडियो है बना करके आपको मैं भेजूँगा, प्रस्तुत करूँगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है आप मुझे इसके प्रोत्साहन देवें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।